बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त बड़ा हॉट इशू अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए जो है एशिया कप के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि अब एशिया कप शायद हाँ ना की सिचुएशन अब तक जो कायम है उस पर अमल दरामद जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल बाकायदा तौर पर जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी उसे कल ख़त्म कर दिया गया और नई सिलेक्शन कमेटी कायम की गई और कल फिर एक दफ़ा फिर जो है हारून रशीद इसके चीफ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल गेम्स का इनेकाद कोयटा में जारी है। बाकायदा तौर पर अगर देखें तो इसका आज आगाज़ हो गया है, लेकिन इससे पहले मुतअद्दिद मैचेस मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें अब तक हमने देखा है कि पाक आर्मी ने जो है इस टूर्नामेंट में अपनी बरतरी कायम रखी हुई है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं ज़ुबैरुद्दीन साहब। ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुबैर नज़ीर साहब उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। ज़ुबैर नज़ीर साहब के बाद सबसे पहले आते हैं। ज़ुबैर नज़ीर साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी आई है, अगर हम देखें तो पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पे कोई उंगली उठाता हुआ नजर आए, लेकिन उसको आपने देखा कि तहलील कर दिया गया और नई सिलेक्शन कमेटी जो है कायम कर दी गई। एक दफ़ा फिर नई सिलेक्शन कमेटी में जो है चीफ की हैसियत से हारून रशीद काम करते दिखाई देंगे। अगर हम देखें तो माजी में शायद दोस्ती यारियां जहां पर टीम के अंदर निभाई जा रही हैं वहां ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर भी जो है कुछ दोस्ती यारियां जो है मेहरबानी नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजादा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी और इस प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, ये बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एडहॉक के ऊपर काम कर रहा है। एडहॉक के ऊपर काम करने की वजह से जो तकर्रियाँ हो रही हैं या जो नामजदगियाँ हो रही हैं वो भी एडहॉक की बुनियाद के ऊपर हो रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि इस सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि ज़ाहिर है कि आईसीसी से एफिलेटेड है और इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए उसकी, लेकिन हमें माजी में इस बात की शवाहिद मिलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। बदकिस्मती कह लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हमेशा पाकिस्तान की सियासत से मुल्क रहा है। जैसे भी सियासी हालात होती हैं उसी तरह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है चेंज होता है और तब्दीलियां आती हैं। आपने देखा कि इससे पहले जो रमीज़ राजा थे, इमरान खान की हुकूमत थी तो रमीज़ राजा डोमिनेट कर रहे थे, उनके बाद कुछ अरसे तक वो सर्वाइव करते रहे, वक्ती तौर पर उनको रखा गया। उसके बाद जब नजम सेठी आए और मौजूदा हुकूमत के साथ चल रहे हैं, अब हालात इस तरह के भी हैं सियासी, लगता ही है कि नजम सेठी को इस वक्त, क्योंकि आपको पता है वो अभी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, तो मैंने जैसे कहा कि वो एडहॉक का मामला है तो अब इस वक्त वो एडहॉक के ऊपर है, तो वो जो भी तकर्रियाँ कर रहे हैं वो एडहॉक की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। अब आते हैं असल सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। हारून रशीद, आपको पता होगा, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि रमीज़ राजा के दौर में जो है वह एहताब का शिकार भी रहे और साइड लाइन भी रहे। फिर जब टेन्योर चेंज हुआ, लोग तब्दील हुए, नजम सेठी आए, तो हारून रशीद को एक दफ़ा फिर कमांडिंग पोजीशन के ऊपर रखा गया। अब नई जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर एक मरतबा फिर जो है हारून रशीद को ट्रस्ट दिया गया। हारून रशीद का एक्सपीरियंस नो डाउट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली है और क्रिकेट पे गहरी नज़र रखते हैं, डायरेक्टर क्रिकेट भी रहे हैं और दूसरे भी इंतजामात अमूर में जो है उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो अगर प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी जो थी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो दो मेंबर थे, आप जानते हैं कि उनकी इतनी अहमियत नहीं थी, ना वो मैच्योरिटी थी। समी की अगर बात करें तो समी ने बहुत महदूद टेस्ट खेले और उनकी क्रिकेट के ऊपर इतनी ग्रिप कह सकते हैं कि नहीं थी। अच्छा, इसी सिलेक्शन कमेटी ने आपने ग्रिप की बात की, उन दोनों की अहमियत की बात की, तो अब्दुल रहमान है जिस तरह कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे तो इसी नजम सिटी ने उन्हें जो है फाइज किया था, तो यहाँ पर भी तो आप इस चीज़ को फोकस करते कि अब्दुल रहमान का भी कोई किरदार ऐसा नज़र नहीं आया। अब्दुल रहमान की अगर आप बात करें तो वो एक बहुत अच्छे कोच हैं, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि अब्दुल रहमान ने जो है अगर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देखें तो उनकी नज़र प्लेयर्स के ऊपर बहुत है और सिलेक्शन कमेटी का बुनियादी मकसद यही होता है कि अच्छे लड़कों को सामने लेकर आए। तो अब्दुल रहमान क्योंकि अच्छे कोच हैं तो उनका फोकस जो है
होता है प्लेयर्स के ऊपर के, प्लेयर्स की उनको पता होता है कि कौन से प्लेयर किस लेवल के हैं और क्या कैलिबर है उनका। सारी ज़ाहिर फिजिकल फिटनेस वगैरह के जो इश्यूज होते हैं या टेक्निकल जो भी उनके अंदर होती हैं उसका उनको नॉलेज होती है। तो अब्दुल रहमान वाज इज ओके, लेकिन जहाँ तक जो समी की बात करें या उनके जो साथी थे वो दोनों अनएक्सपीरियंस थे, और मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी के साथ जो वो अपना काम भी नहीं कर रहे थे। तो जाहिर है कि बड़ा मेगा इवेंट सामने आ रहा है, आगे चल के जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी में चीमा का इंक्लूजन जो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीमा को उन्होंने फोकस किया है। मैं समझता हूं कि चीमा को फोकस करने का मकसद ये कि नजम सेठी साहब देखिए शौकीन आदमी है, क्रिकेट से लगाव रखते हैं, लेकिन क्रिकेट का उनको इतना ज्यादा पता नहीं है। तो जैसा उनको हैंडल किया जाता है वो उसी तरह से चलते हैं। अब उनको किसी ने ये बता दिया कि भाई दुनिया भर में जो लैपटॉप लेके बैठा होता है जो कोच के तौर पे जो काम कर रहे होते हैं, जी, चीमा से अच्छा पाकिस्तान में अगर कोई नहीं करता दिखा। लैपटॉप की बात हुई तो मोहम्मद वसीम के हवाले से भी कर लें थोड़ी सी बात। उनके लिए भी बड़ा ये फोकस था कि वो लैपटॉप सेलेक्टर है, उनके हवाले से क्या कह देंगे आप? देखिए वसीम का भी वही मामला था कि मोहम्मद वसीम जो है वो भी जदीद तकाज़ों के तहत, मिक्की अगर देखें आप, मिक्की भी ऑलवेज आप उसको देखेंगे लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। अब ज़माना बदल गया, रुते बदल गई हैं, जिद्दत आ गई है, हर चीज़ के अंदर जिद्दत आ गई है। क्रिकेट भी जदीद होती जा रही है, हाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो अब मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर काम किया जाता है और साइंटिफिक असूलों को जो है अपनाया जाता है। तो मिकी और तरह जो है वो भी लैपटॉप पर थे, उसको फॉलो कर रहे थे। वसीम अगर कर रहे थे तो नॉट बैड। तो चीमा को भी लाने का मकसद यही है कि वो समझते हैं कि हम लैपटॉप की मदद से जो ना खिलाड़ियों को जो है हम आगे चला सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे पहले जो नदीम खान जो मॉडल लेकर आए थे, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल, वो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने नाफिज करने की कोशिश की लेकिन वो काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का एक निज़ाम अलग है। बहरहाल वो एक अलग गुफ्तगू है। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो आपने बात की है, तो ये सिलेक्शन कमेटी मुनासिब है, लेकिन कोई इतनी अच्छी सिलेक्शन कमेटी नहीं है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर मौजूद हैं, अगर जिनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो जो है आकर जो सिलेक्शन कमेटी में अच्छा किरदार अदा कर सकते, अच्छा किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन के हवाले से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आप, रमीज़ राजा के हवाले से भी, जो साबका हमारे चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उस हवाले से भी बात कर रहे थे। कुछ काम उन्होंने शायद अच्छे भी किए। अगर देखा जाए तो जो अंडर 19 लीग्स करवाई दुनिया भर में, उससे ये कहा जा रहा है, खासकर पाकिस्तान में उसे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कल साद बेग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जो अंडर 19 के कप्तान हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि वो टूर्नामेंट उनके लिए बेहतर रहा। उसी से हमने 3-4 प्लेयर अच्छे निकले। माजी में हमने देखा बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल रहे थे, लेकिन ऐसे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे जो पाकिस्तान के लिए खेल सके। तो क्या कहते हैं उससे टूर्नामेंट्स के हवाले से सुपर लीग? देखिए बहैसियत स्पोर्ट्स रिपोर्टर मैं बिल्कुल न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट बात करूंगा। मैंने ऑब्जर्व किया रमीज़ राजा को। रमीज़ राजा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ आपको पता है कि एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। तो उनकी नज़र जो है ना क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी है। आपको मैं बताऊं कि वो मैन नेशनल स्टेडियम में देखा उनको कि वो एक एक ग्राउंड मैन को जानते हैं, ग्राउंड पर्सन जो है जो ग्राउंड पर काम कर रहा है एक एक को जानते हैं। ये बड़ी अहमियत की बात होती है कि एक अच्छा क्रिकेटर जो होता है उसको नॉलेज होनी चाहिए, जो सबऑर्डिनेट्स वगैरह काम कर रहे हो उनको अहमियत का पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ग्रास रूट के ऊपर रमीज़ राजा ने बहुत अच्छे इकदाम किए थे। अगर वीमेन क्रिकेट की बात की जाए तो वीमेन लीग के लिए भी उसने बड़ी इनिशिएटिव ली, और जूनियर लीग देखिए ग्रास रूट की आप बात करते हैं, ग्रास रूट के ऊपर से ही आपके पास खिलाड़ी आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो क्लब क्रिकेट से शुरू होती है। तो वही ग्रास रूट है। बच्चे जोन के सतह के ऊपर आते हैं, उसके बाद ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आते हैं, फिर डिवीजन पे आते हैं और फिर नेशनल लेवल पे आते हैं। तो अंडर 19 की जो बात की साथ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अंडर 19 का जो इवेंट उन्होंने कराया था बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसमें यंगस्टर्स को आगे बढ़ने की जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। अब देखते ही हैं कि जाहिर है कि सिचुएशन क्या तब्दील होती है, आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा। अगर रमीज़ राजा दोबारा बरसर इख्तिदार आते हैं तो मैं समझता हूं कि वो अंडर 19 इवेंट को जो है दोबारा करने की कोशिश करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे एशिया कप के हवाले से? बड़ी बातें हो रही हैं एशिया कप के हवाले से। मेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए, मुख्तलिफ मैचेस पाकिस्तान में हो, न्यूट्रल मैचेस जो इंडिया के खिलाफ है वो न्यूट्रल मकामात पर हो। क्या समझ रहे हैं कि ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या फिर एशिया कप कैंसिल नज़र आ रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादे भाई। देखिए, हम कितने दिन से इसी पे बात कर रहे हैं कि नजम सेठी जो है सिर्फ उसका एक ही फोकस किया हुआ कि एशिया कप किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत मकसद ये कोशिशें की और इंडिया ने जो हठधर्मी पकड़ी उसके बाद तो इनके लिए और भी प्रॉब्लम बढ़ती गई। इन्होंने जो मॉडल हो सकते थे हाइबर मॉडल से लेकर, यानी कि इन्होंने वेन्यूज तक दे दिए कि भाई इमारात में करा रहे हैं, दुबई में करा रहे हैं, बांग्लादेश में करा लें। इन्होंने सारी चीज़ें करके देख ली। अब नजम सेठी जो ना बिल्कुल हथियार उन्होंने फेंक दिए हैं। अब उन्होंने आखिरी जो है ना बॉल जो हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिए। हम कह रहे थे ना अगर इंडिया नहीं आता हमने तो जाना है। वर्ल्ड कप के लिए फेंकी है ना बॉल, अभी तो एशिया कप की बात हो रही है। सर एशिया कप की बात कर रहा हूँ, एशिया कप ही की बात कर रहा हूँ। देखे ना, नहीं तो इससे पहले नजम सेठी ने कभी नहीं कहा था कि हम जो है गवर्नमेंट अगर कही तो इंडिया जाएंगे या इंडिया नहीं जाएंगे। पहले वो अपनी तरफ से कह रहे थे, अब उन्होंने मशरूत कर दी उससे। बात सारी एशिया कप की। देखे जितना दबाव जो नजम सेठी पर और पाकिस्तान बोर्ड पर है कि श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाए पूरा ये जो है एशिया कप, लेकिन नजम सेठी को उस पर तहफुजात है क्योंकि उसको पता है श्रीलंका में जो स्टेडियम फिल नहीं होते। अगर यही आप बांग्लादेश ले जाए या शारजा ले जाए तो आपको, क्योंकि आप इसके होस्ट से और आपको गेट मनी की सूरत में बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है क्योंकि वही बोर्ड को वही नजर आ रहा है। लेकिन कुछ हमारे जो दोस्त कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से जो है एशिया कप जो पाकिस्तान में हो। हाइब्रिड मॉडल जो दिया उसके तहत भी वो नहीं चाह रहे। वो चाह रहे कि मुकम्मल जो है श्रीलंका में चला जाए क्योंकि इंडिया का बोर्ड जो श्रीलंका के साथ है और आईसीसी जो है इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर रही। एक छोटा सा श्रीलंका में अगर बोर्ड के दरमियान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, वजारत खेल के दरमियान कोई मसला होता है तो आईसीसी जो वहां मुदाखलत करती है वो खत्म करवाने के लिए। ये इतना बड़ा एशिया कप का इशू है, इसमें आईसीसी ने एक बयान तक नहीं दिया। उसे इन्वॉल्व करें ना भाई। देगी जब उनके मामलाती ये नहीं है, क्यों देगी सर? अगर उनके मामलात नहीं है तो कम से कम उन्हें ऐसे लॉज बनाने चाहिए। जब फ्यूचर के टूर ऐलान करते हैं तो कम से कम उस पर इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। आपने ऐलान करके छोड़ दिया, अब टीमें एक दूसरे के नहीं आ जा रही तो कितना बड़ा बोर्ड्स को लॉस होता है, प्लेयर्स को नुकसान होता है। और जो तमाशाई है जो मुंतजिर होते हैं कि वो टीम आ रही, इंडिया की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की आ रही, हम स्टेडियम देखने जाएंगे, वो भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो एशिया कप जिस तरीके से पहले ही शाहिद खान आफरीदी ने कह दिया था कि अगर एशिया कप का मामला नहीं होता तो हल हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर हल तो होना है। वो शाहिद ने भी कहा था कि भाई आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए और वहां जाके जीत के तमाचे मारे। यहां ना कि आप कह के जी हमने भी नहीं जाना, बच्चों का गेम बंद बनाए, ये जेंटलमैन गेम इसे चलने दे। और एशिया कप अभी तक किसी करवट नहीं बैठा है, अभी तक जो इस पे बातचीत चल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि एशिया कप इस कंट्री में हो रहा है या इस जगह हो रहा है, न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा, अभी तक इसके खद्दो-खाल जो है निकलकर सामने नहीं आए। जुबैर नज़ीर साहब, जिस तरह एशिया कप की बात हो रही है और गेट मनी की अगर बात करें हम, तो अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं होता तो ये यूएई सबसे बेस्ट एरिया जहाँ पर पाकिस्तान को शायद कुछ फ़ायदा होता दिखाई देगा। श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शायद क्राउड के मसाइल आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद अगर कुछ कोशिशें हो गई तो यूएई में होने के चांसेस आपको लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर नजम सिटी ये बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है एशिया कप के हवाले से जो है जो जाल बिछाया गया था ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो कहते हैं ना कि अपने सयाम में खुद आ गया, क्या है वो। तो बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जाल बिछाया गया था उसमें जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो जे शाह हैं सदर, और जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो है सेक्रेटरी भी हैं जे शाह, उन्होंने बड़ी बारीक गेम खेली थी विद द अप्रूवल ऑफ एंड विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस और जो उनके अलाए हैं उनकी मदद से। तो शॉर्टकट दी स्टोरी ये है कि एशिया कप पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान मेज़बान है बल्कि, लेकिन जिस तरह की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई इंडिया ने आने से आकर यानी सिक्योरिटी की बेसिस के ऊपर जो है आकर खेलने से इनकार किया है, तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिक्योरिटी की कैसे आप उनको रिस्क कह सकते हैं? हम दुनिया भर की बड़ी टीमें अब पाकिस्तान का दौरा कर रही है जुबैर नज़ीर साहब। देखिए ये मैं और आप कह रहे हैं ना, आपका जज्बा अब्बुल वतनी है वो कह रहा है ना, लेकिन सिर्फ इंडिया कह रहा है, बाकी तमाम ममालिक तो अगर अब सिक्योरिटी रिस्क उसका राइट है ना, इंडिया का राइट है, हक है।
आपका हक है कि आप कहीं जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहे, सारी दुनिया अगर कहीं जा रही है, आप नहीं जाना चाहते तो ये आपकी तो मर्जी फिर है। नजम सेठी ने सही बयान दिया ना कि हुकूमत की कोर्ट में जो चीज डाल दी है कि ठीक है, अगर हुकूमत हमें क्लियरेंस देगी वर्ल्ड कप खेलने तो हम जाएंगे। वो इससे पहले भी हुआ था, अगर आपको याद होगा, प्रीवियसली इशू क्रिएट हुआ था, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दी, क्योंकि किसी भी इवेंट का होता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट डिपार्टमेंट की अप्रूवल बहुत जरूरी होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। आखिर में कई दफा आपने देखा होगा मुख्तलिफ गेम्स के अंदर ये होता है कि वीजे नहीं मिल रहे होते, वजह ये होती है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं आ रही होती। सिक्योरिटी क्लियरेंस जब आ जाती है उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट यानी हमारा वजारत खारजा जो है वो इस बात की इजाजत देता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है इजाजत देती है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अब इस वक्त मामला ये है कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे कि भाई ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि यूएई में जो है मैचेस कराए जाएं। एशिया कप के 4 मैचेस के लिए तो उन्होंने पाकिस्तान का कहा था, लेकिन बाकी जो है दीगर मैचेस के लिए उन्होंने, तो श्रीलंका का इंटरेस्ट ये है कि फाइनेंशियल माली फायदा उठाना चाहता है, इंडिया की सपोर्ट उसको हासिल है। अच्छा, ग्राउंड की बात भी है, शारजा की अगर बात करें या दुबई की बात करें तो ये स्टेडियम पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राउड जो है वहां पर पाकिस्तान को फेवर कर रहा होता है। ये भी चीजें देखें ना, साइकोलॉजिकल चीजें इंपैक्ट आ रही हैं सामने। फिर श्रीलंका की ख्वाहिश है, क्योंकि उसकी इकनॉमी भी पाकिस्तानी की तरह बहुत डाउनफॉल पे गई हुई है, वो भी चाह रहे हैं कि कुछ अगर इस तरह से हो जाए और श्रीलंका में इवेंट हो जाए तो उनको पैसे मिल सके फाइनेंशियल। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है, नजम सेठी ने कल भी ये बात कही कि क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है और होस्ट होने के नाते जो है गेट मनी का जो राइट है वो पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान की तो ख्वाहिश यही है और कोशिश यही है कि मैचेस जो है यूएई में हों। लेकिन एक और चीज, जाहिर है कि पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा होता है दुनिया भर में जब भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं। हालांकि आप देखें कि दोनों ममालिक के दरमियान टेस्ट को 16 बरस हो गए मेरा ख्याल है, बिल्कुल 16 साल से दोनों मुल्क टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। इसी तरह से 10 साल हो गए और वनडे इंटरनेशनल में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई। हाँ, दूसरे जो T20 मैचेस वगैरह होते हैं या दूसरी चीजें होती हैं उसके ऊपर जो टीमें आमने सामने आती रही हैं। तो दुनिया में जब भी आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो बिल्कुल ऐसा ही क्राउड आता है और गेट मनी मिलती है जो भी करार होता है। तो इस वाले से जो है इंग्लैंड का लॉर्ड्स ग्राउंड जो है उसकी तरफ से आवाज आई है कि शायद हो सकता है कि इस एशिया सीरीज से पहले जो हाँ, है लेकिन क्योंकि जाहिर है कि जुडिक्शन है, भाई ने जैसे कहा अभी एशियन काउंसिल और आईसीसी में बहुत फर्क है। तो ये इवेंट जो एसीसी का है, अब उसको आप एशिया से बाहर तो नहीं ले जा सकते, यूरोप में तो नहीं ले जा सकते। लॉर्ड्स ठीक है, लॉर्ड्स में क्राउड बहुत आएगा, इंडियन भी आएंगे, पाकिस्तानी भी आएंगे, क्योंकि वहां पे पॉइंट्स यूज होंगे। जब पॉइंट्स यूज होंगे तो गेट मनी बढ़ेगी, गेट मनी बढ़ेगी तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इवेंट एशिया का है तो उसको एशिया ही में होना चाहिए। बिल्कुल एशिया में ही होनी चाहिए। जज साहब, मार्क कॉल्स पाकिस्तानी हेड कोच वुमेन टीम के बनकर आ गए हैं दोबारा, क्या कहेंगे उनके हवाले से? अगर देखें तो जिस तरह वो काम करते हुए माजी में नज़र आए, इस दफ़ा फिर एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। समझते हैं कि जो वुमेन्स क्रिकेटर्स की जो प्रॉब्लम्स है और ख़ासकर जो सिलेक्शन का म्यार देख रहे हैं, बेहतर अंदाज में नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको मार्क कॉल्स? इससे पहले भी मोइन भाई रह चुके हैं टीम के साथ और बड़ी तनकीद हुई थी उनके ऊपर, तकरीबन तमाम ही तरफ से उसमें बहुत तनकीद हुई थी। लेकिन अब वो आए हैं कि मुझे तनकीद की कोई परवाह नहीं है, मैं एक अच्छा कॉल लेकर आया हूँ कि टीम को खड़ा कर दूंगा। क्योंकि पहले हमारे पास जो प्लेयर्स थे ना, जो इस दफ़ा वुमेन्स टीम चल रही है वो प्लेयर्स बिल्कुल नहीं है और इनमें पोटेंशियल है। पहले जो तकरीबन माजरत के साथ ओवरेज जो प्लेयर थे ना हमारी टीम में वुमेन में, वो ज्यादा थे। तो अभी भी मौजूद हैं नहीं, लेकिन अब नया यंग ब्लड आ गया, उससे थोड़ा सा ना तरतीब सही हो गई है और जिससे मौजूद आ गया है तो हो सकता है इस तरीके से टाइम को जो ना उठा सकता है। और जितनी सीरीज आ रही है, चाहे वो व्हाइट बॉल की हो रेड बॉल की हो, हमें तकरीबन ज्यादा सीरीज मिल रही है। अब अगर वो मेहनत करता है वुमेन्स टीम पे तो वुमेन्स टीम जो है उसको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा, क्योंकि बहुत सीनियर कोच है, पहले भी आया था, वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। अब वो जो है ना अपने नए गोल लेकर आया है और ये अचीव करेगा और इंशाल्लाह जो है ना हमारी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद हो सकता है। माइक कॉल्स के हवाले से और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सलीम जाफर के हवाले से
से बड़े बयान सामने आए हैं जुबैन नज़ीर साहब। अब समझते हैं दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद इस टीम की बेहतरी नज़र आ रही है वीमेंस टीम की, क्योंकि अब देखें तो माजी में हमने बड़ी शिकस्तें वीमेंस टीम की खाई हैं। फिर हमने जो गैर मुल्की दौरे किए थे माजी में वो इतने अच्छे नहीं थे, हम बड़े रन टारगेट से हार जाया करते थे मैचेस, बड़ी विकेटों से हार, लेकिन अब चीज़ें ये थोड़ी सी कम हुई हैं। अब पाकिस्तानी टीम शिकस्त भी देती है, मार्जिन भी अगर हम देख लें तो 30-40 रन से हार रहे होते हैं। इस चीज़ में तो थोड़ा सा फ़र्क आया है नौजवान, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि यंग ब्लड थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। देखिए, मेरी बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट के हवाले से। मार्कोल मेरे पर्सनल दोस्त हैं और बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, और जाहिर है कि हर बात तो मैं आपके सामने इस वक्त पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मार्कोल अगर आप इस वक्त आए हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर होकर मार्कोल को लेकर आया है। मार्कोल जिन वजूहात की बिना पर गए वो क्रिकेट से जो ताल्लुक रखते हैं उनको पता है। मार्कोल जब हेड कोच थे तो उस वक्त जो है प्लेयर्स जो कि अब भी मैं समझता हूं कि मौजूद हैं, मैं नाम ले लेता हूं, जवेरिया खान ज़ाहिर है कि आउट हो गई हैं, बिस्मा अब उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, प्लेयर पावर थी बिस्मा की, एज ए कैप्टन बड़ा रूल करती थी, वो रूड भी थी और ज़ाहिर है कि डोमिनेट करती हैं, जैसे कि होता है, ज़ाहिर है उसका राइट भी होता है। तो हेड कोच देखिए, जब पाकिस्तान की टीम की अगर आप बात करते हैं तो मिक्की ऑर्थर इज पावरफुल पर्सन, बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। आपने उसको डेजिग्नेशन तो दूसरा दे दिया, डायरेक्टर का दे दिया, लेकिन हेड कोच तो वही है बेसिकली, ठीक है ना। हेड कोच वही है और डिसीजन मेकर वो है। मिक्की ऑर्थर अगर टीम बना के देगा तो वो सिलेक्शन ने मना नहीं करना है, कमेटी मना नहीं करेगी। यहां पर रिवर्स है, अगर मार्क कोल जो कोई टीम बना के देता, कल उसने कहा ना, उसने कहा कि भाई जो भी टीम बना के देंगे मैं खिलाऊंगा, उसने क्लियर कह दिया उसने, क्योंकि प्रीवियसली यही हुआ था कि वो कहता था कि ये लड़की नहीं खेलेगी, ये लड़की खेलेगी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, वो देख रहा होता था फील्ड के अंदर, लेकिन जाहिर है कि कैप्टन जो है वो चाहती थी कि भाई नहीं, ये लड़की खेले, ये लड़की खेले। तो सुपरमेसी क्या होती थी कि कैप्टन की बात सुनी जाती थी और हेड कोच की। हेड कोच तो मेहनत कर रहा है ना, हेड कोच खिला रहा है, हमेशा ये रहती है। तो अब वो अपना, मैं समझता हूं कि मार्कोल जो है अपना वक्त गुजारेगा और जिस तरह से भी है, ठीक है, ही नीड द मनी, उसको पैसे मिलते रहेंगे, काम होता रहेगा। उसने तो ऐसा लगता है कि आपकी नजर में भी ये कि जिस तरह जो टीम बना के दे दी गई, हाँ ठीक है, चलने दो, चलते रहेंगे। बस वो कहेगा कि मुझे जो टीम दी है मैं उसी से लड़ा रहा हूँ। देखे ना, आपको ड्राइविंग का जो गाड़ी दफ्तर गाड़ी देगा उसी पे बैठ के जाएंगे ना आप। बिल्कुल यही सिलसिला जो है टीम के साथ भी होता हुआ है। एक बार और जुबैन नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी इनसे और भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी हमारी जुबैन नज़ीर साहब से मार्क होल्स के हवाले से, और बड़ा ज़बरदस्त माजी में भी वो काम करते रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के हवाले से जो टीम उनको दी जाएगी वो टीम ही से लड़ाने की बात कर रहे थे जुबैन नज़ीर साहब। उनसे मजीद भी बात कर लेते हैं इस सिलसिले में, बल्कि कौमी वुमेन्स टीम के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान कप जारी है। जुबैन नज़ीर साहब, जिस तरह इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान कप जारी है, बड़े ज़बरदस्त मैचेज़ हो रहे हैं, ख़ासकर ओवल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्टेट बैंक ग्राउंड पर, कैसा देख रहे हैं कि ये ख़ासकर पाकिस्तान कप्स के अंदर जो 4 टीमें बनाई गई उनमें हमने देखा है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स निकल कर सामने आए। गो के अब T20 मैचेस ख़त्म हो गए, कल से बाकायदा वनडे मैचेस का आगाज़ होने जाना है। स्टेट बैंक ग्राउंड पर कल मैचेस खेले जाएंगे। पहला कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अब 3 टीमें इसमें बनाई गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिएट किया कि पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू हो गया। 2 दिन मैचेस हुए, 2 मैचेस नेशनल स्टेडियम पे हुए, 2 मैचेस जो है स्टेट बैंक के ऊपर हुए। जो टीमें थी उन्होंने T20 मैचेस खेले। जाहिर है कि आपको पता है कि एमर्जिंग टूर्नामेंट होने वाला है हांगकांग में, उसकी तैयारियों का सिलसिला था। उसकी तैयारियों के लिए दूसरी जो टीमें थी उनके लिए प्रोबल्स थी, उन्होंने जो मैचेस खेले। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकली उन T20 मैचेस का जो ना पाकिस्तान कप से कोई ताल्लुक नहीं था,
क्योंकि वो लेकिन नाम उन्होंने जरूर दे दिया। नाम देने से क्या होता है, गलत है ये बात, जो गलत है। T20 मैचेस थे, वो 4 मैचेस हुए। हाँ, अब कल से जो है पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि 50 ओवर का होगा, कल से वो शुरू होगा। पहला मैच स्टेट बैंक, बल्कि पूरा टूर्नामेंट ही स्टेट बैंक पे खेला जाएगा, जो 4 जून तक जारी रहेगा। तो अगर हम बात करें तो अच्छा, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है। 4 जून की जगह 8 जून अब हमारे पास एक फाइनल डेट आ रही है। वो कैसे? हमारे पास जो चीजें आई है वो 8 जून की। अच्छा, मेरे पास जो लेटेस्ट थी वो 4 जून था, तो देखते हैं, फिर हो सकता है कोई रद्दो बदल हो गया हो। ठीक है, उस पर फिर मार्क ने हो सकता है कि ऑब्जर्व करना हो, क्योंकि आगे लड़कियों को ने जो है वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो अब एमर्जिंग टूर्नामेंट जो है उसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी। जो कि स्ट्राइकर्स की टीम थी, उसके अंदर लड़कियों ने, मैंने देखा कि यंगस्टर जो हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और पाकिस्तान जो है कि ज़ाहिर है कि फ्यूचर के ऊपर उसकी फोकस है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि अंडर 23 होता है। देखिए, अंडर 23 में से अगर 3 से 4 लड़कियां पाकिस्तान की टीम को मिल जाती हैं, क्योंकि रिप्लेस भी करना है इनको सीनियर लड़कियों से। सीनियर लड़कियां बहुत सी ऐसी हैं कि 34, 35 और 36 साल की हो चुकी हैं। तो 36 साल की उम्र में तो नानियां बन जाती हैं हमारे यहाँ, तो वो क्रिकेट खेल रही हैं पाकिस्तान में। तो एनीवे, तो वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो एमर्जिंग के लिए जो मैं समझता हूँ कि जो T20 के मैचेस हुए थे, बड़े अच्छे मैचेस हुए थे, लेकिन मार्क लेट हो गए थे। बहरहाल वो टीम तो बन चुकी है। मैं समझता हूँ कि मेंटली वो प्रिपेयर्ड है कि हांगकांग में जो टूर्नामेंट खेला जाएगा तो उसके लिए टीम बना लेंगे। अब जो है कल से जो 50 ओवर्स का मैच होगा वो असल इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में देखते हैं कि ये हमारी जो सीनियर लड़कियां हैं वो क्या कारकर्दगी दिखाती हैं और उनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो सीनियर वर्सेस जूनियर्स का मुकाबला होगा, देखते हैं क्या रंग आते हैं। बिल्कुल, सीनियर एंड जूनियर्स का मुकाबला होगा। जावेद साहब, जिस तरह बात अभी विमेंस की हो रही, तो मेंस टीम की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त हमने एशिया कप के बाद अफगानिस्तान के, हो सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी जो सीरीज़ है पहले हो जाए, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप के लिए हमने जाना है। जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या समझते हैं, क्योंकि अब नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इससे ने वर्ल्ड कप के लिए भी टीम अनाउंस करना है, एशिया कप के लिए भी टीम अनाउंस करना है। इस टीम के अंदर आप क्या समझते हैं कि 3-4 लड़के अगर समझते हैं आप कि इनमें ऐड हो जाने चाहिए, वो 3-4 लड़के कौन से होने चाहिए जो वर्ल्ड कप का भी हिस्सा हो हमारी टीम के अंदर? शुक्रिया मोइन भाई, आपने बहुत ही जल्दी सवाल कर दिया। ये अभी जैसे जो कुछ भी है ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी को छोड़ दें, हमारे जो हेड ऑफ डिपार्ट है ना PCB के, मिकी ऑर्थर हैं, नजम सेठी हैं, मिकी ऑर्थर हैं, अब ब्रैड ब्रेंड भी उनमें शामिल हो गए, हसन चीमा, इन 4, और वो हमारे हारून रशीद साहब तो हैं ही हैं। ये ट्रायका बन गया है। अब देखें, लड़के जो हमारी अंडर 19 से भी 2-3 लड़के ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि वो आने चाहिए ऊपर। और जिस तरह पाकिस्तान शाहीन्स गया हुआ है, वहाँ तो किसी ने भी, जो वनडे मैचेस हुए हैं उसमें किसी लड़के ने कोई परफॉर्म नहीं किया। साइम बिल्कुल फेल जा रहा, साइम का नाम आना चाहिए था, लेकिन साइम ने वहाँ एक भी नहीं खेल के दी, सिर्फ 28 रन बनाए थे। कल जो मैच हुआ है वो भी बारिश की वजह से जो ना हम जीत गए। तो बैटिंग के लिहाज से तो कोई लड़का नजर नहीं आ रहा। देखिए, आपके गिने चुने प्लेयर्स हैं जो सीरीज खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्हीं लड़कों से आपने जाना है। हाँ, सिर्फ इसमें देखिए, मैं रोज यहाँ बैठ के बात करता हूँ, तजर्बा चाहिए। अगर आपको, आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा एक कप्तान था जिसने आपको जूनियर वर्ल्ड कप, एशिया, ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में जितवा दी, सारी चीज़ें जितवा के एशिया कप जितवा दिया, अगर आपको तजर्बा चाहिए, उन विकेटों पर खेलने वाला अगर चाहिए, तो सिर्फ सरफराज को इन कर लें या साउथ शकील, ये 2 बंदे इन करते हैं, टीम आपकी कंप्लीट है। टीम ने कहीं नहीं जाना। मिकी आर्थर ने जो टीम बनानी है, हमें पता उसने क्या बनानी, लेकिन जो सरफराज से उनका राब्ता हुआ था, हमारे जो जराए बता रहे थे, अब उन्होंने इसकी भी तरदीद कर दी कि हमारे जाती मरासम थे, इस वजह से उनसे बात हुई थी। बकाया वर्ल्ड कप के स्क्वाड या इस हवाले से कोई बात नहीं, इसकी भी उन्होंने जो है ना तरदीद कर दी थी। लेकिन हम ये चाहेंगे, अगर हमारे हिसाब से देखें तो कम अज कम इन 2 लड़कों की जगह बनती बकाया टीम वही है, क्योंकि आपको पता है इफ्तिखार अहमद खेलेगा साथ, और सिर्फ टाई सिर्फ बॉल्स में पड़ रही है।
बैट्समैन तो अब जो गिने चुने हैं वही जाने, बॉलर्स में ट्राई पड़नी है। आया एहसानुल्लाह जाता है, नसीम शाह जा रहा है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, हमारे पास बॉलर्स बहुत आके लहन लगी। अब स्पिनर पे आ जाए, स्पिनर में आगा भी बॉल कर रहा है, इफ्तिखार भी बॉल कर रहा है, शादाब में वो फिटनेस रही नहीं है, नवाज बिल्कुल फेल जा रहे हैं, नवाज कुछ नहीं कर रहा। उसामा मीर है, अगर सिलेक्शन पे लेते हैं, परफॉर्मेंस पे लेते हो तो आप उसामा मीर को साथ लेकर जाए। ये चंद एक चीजें चेंज होने वाली, बकाया तो कोई बड़ी कोई इंजरी बड़ी चेंजिंग नजर नहीं आ रही। यही टीम कर लेते हैं जुबैर नज़ीर साहब, टीम सिलेक्शन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बड़ी टीम उन्होंने तफसीलन बता दी। अगर बैटर्स की हम बात कर लें, मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा फुकदान ज़रूर है, लेकिन इस खिला को शायद इफ्तिखार ने 2 इनिंग खेलकर शायद पूरा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स फिर भी है नंबर 5 पोजीशन पर। नंबर 5 पोजीशन पर अगर एक दफ़ा फिर रिजवान बैटिंग कर लेते हैं और 4 पर जिस तरह उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बैटिंग की करवाई गई बाकायदा, अगर हम देखें तो इस चीज़ को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना और उसके बाद इन करना इफ्तिखार अहमद को, और फिर नंबर 4 पोजीशन पर जो है मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल करना, उस नंबर पर खिलाना और फिर परफॉर्म ना करना रिजवान के साथ, क्या नंबर की पोजीशनों पे अपनी मनमानियां चलती नजर आएंगी या फिर बाबर आजम कुछ अपनी दोस्ती यारों से हटकर कुछ काम भी बैटर्स के लिए भी करते दिखाई देंगे? और देखिए, बाबर आजम को बहुत कंट्रोवर्सीज में डाला गया, बहुत कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, और उसके पीछे क्या एलिमेंट्स थे, कौन से लोग थे, क्या था, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिक्की के आने के बाद जो है ना, सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है मिक्की के आने की वजह से, क्योंकि मिक्की, मैंने पहले ही कहा कि वो डिसीजन मेकर है, ही इज, उनके पास पावर है, वो अथॉरिटी है, ठीक है कि नहीं है। उसकी बात बोर्ड भी मानता है, उसकी बात क्रिकेटर्स भी मानते हैं, ठीक है। उसने पाकिस्तान को माजी में भी लड़वाया और अच्छे रिजल्ट दिए, इसीलिए तो आप वापस लेकर आए ना, मिन्नतें करके लेकर आया। उसने तो रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने कहा किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम दे दो, तो चले, वो एग्री हो गया। सर वो अपनी शराइत पे लगता आए हैं जी। तो जहाँ तक ये मामला है टीम के, आपके सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि असूली तौर पे तो ये टीम को बहुत पहले ही सिलेक्ट करके इनको प्रिपरेशन का आगाज़ कर देना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि जो दूसरे मामला के थे उसकी वजह से जो है टीम अनाउंस तो नहीं की गई है, लेकिन टीम सेलेक्ट हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। आपको ये मैं बता दूं कि टीम सेलेक्ट हो चुकी है। जैसे होता है ये कि ट्रायल्स हो रहे होते हैं, ट्रायल से पहले टीम सेलेक्ट हो चुकी होती है, लड़कों से पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और वीज़ों के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जिनके वीज़े लगने के लिए, अच्छा, इस टीम के अंदर आपके जराये के मुताबिक सरफराज अहमद है? नहीं, सरफराज देखिए, मेरी विश है कि भाई अल्लाह करे वो, लेकिन सरफराज खड़े कहाँ हैं? PSL में कहाँ थे वो? फिर अभी जो न्यूजीलैंड जब आई है तो न्यूजीलैंड में कहाँ थे वो? कहीं नजर आए हैं आपको सरफराज क्या परफॉर्म किया उन्होंने? अब माजी, लेकिन आपने चांस नहीं दिया ना न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर आप तो आप उसको वर्ल्ड कप में ले जाके चांस देंगे क्या? तजुर्बा, जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं, तजुर्बे की बुनियाद पे सन्यासी बाबा तो नहीं है ना सरफराज, सन्यासी बाबा तो नहीं है कि तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए ले जाए। मिक्की आर्थर जो है वो परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लड़के लेके जाएगा, उसने सिलेक्शन की हुई है। जाहिर है कि स्क्वाड है, स्क्वाड टीम तो नहीं होती ना, स्क्वाड में लड़के ज़्यादा होते हैं, कुछ बेंच के ऊपर भी बैठते हैं, बेंच की भी स्ट्रेंथ होती है। तो वो बेंच स्ट्रेंथ और टीम को जो है ना ऐसी लेकर जाएगा कि जिसमें जो है कॉम्बिनेशन होगा। रिस्क लेने का टाइम नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान में हर चीज़ जो है एडॉक के ऊपर चलती है कि निकालो, वक्त गुजारो, आइंदा आने का बाद में सोची जाएगी। ये नहीं होता कि जैसे न्यूजीलैंड वाले आए थे, हार के चले गए, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हमें प्रिपरेशन करनी है। उन्होंने 2-3 लड़के अपने निकाल लिए, उन्होंने अपने लड़के निकाल लिए, किया ना, हार गए, कोई बात नहीं, आप तो बड़े जश्न मना रहे हैं कि आप सीरीज जीत गए। उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया ना, नए नए लड़के लेकर आए, नए लड़कों को खिलाया, चांद दिया, कॉन्फिडेंस दिया, लड़के एक आधे निकल आया उसके अंदर। तो पाकिस्तान वाले जो है हम रिस्क नहीं लेते। अगर नेपाल की भी टीम आएगी तो उसमें बाबर आजम जरूर खेलेगा, रिजवान जरूर खेलेगा। भाई नेपाल से आपको खेलने की जरूरत नहीं है, आप समझे बात को, यंगस्टर्स को चांस दीजिए। तो मैंने आपको कहा कि जैसे पाकिस्तान की टीम जो एडॉक के ऊपर चलती है, रिस्क नहीं लेगा। मिक्की आर्थर जितना बड़ा भी कोच होगा लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा,
वो टीम वही खिलाएगा जो कि स्टैंड के ऊपर स्टैंड करती हो और पाकिस्तान को जो कोई रिजल्ट दे सकती हो। तो मैं समझता हूँ कि जाने आपने बात की सरफराज का चांस तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। बिल्कुल चांस नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी बात और भी खिलाड़ियों के हवाले से कर लें। ज़ुबैर नज़ीर साहब है, जिस तरह पाकिस्तान शाहीन की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पे आमिर जमाल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 की बात हुई, साद बेग अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आए, वहाँ पर बांग्लादेश में सीरीज़ जीती। क्या कहेंगे इन 2 से 3 प्लेयर्स के हवाले से? फिर हसीबुल्लाह बड़ा नाम जिस तरह सामने आ रहा है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो 2 से 3 प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है, कुछ फ़ायदा पाकिस्तान शाहीन से और अंडर 19 की सूरत से टूर कराकर पाकिस्तान को मिला है कि चलें 2 से 3 लड़के तो हमें ऐसे मिल गए जो शायद पाकिस्तान का फ्यूचर हो। देखिए अगेन, शाहीन हो या अंडर 19 हो, आप एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं कर सकते कि ये लड़के हमें मिल गए। साइम की अगर हम बात करें तो साइम एक दिन में नहीं मिला, उसने कॉन्स्टेंटली जो है परफॉर्म किया है और अपने आप को, अपनी एबिलिटीज को शो किया है। ठीक है कि नहीं, कंटिन्यूसली कर रहा है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि आप अगर देखें, आपका जो पूल है उसमें 45 से 50 लड़के आ चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, 45 से 50 लड़के लेवल के ऊपर है, 19-20 जिसको कहते हैं ना, वो है। अब उनमें से ही लड़के लिए जाते हैं। 25 अगर स्क्वाड है, 25 में जो स्क्वाड बनाया जाता है तो उनमें भी टॉप के लड़के होते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी मुस्तकबिल में टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किसी भी टूर पे जाए तो टूर पे अगर 2 लड़के अच्छे परफॉर्म कर गए तो आप उनको चैंपियन ना समझने लगे, बाबर आजम मिल गया आपको। ऐसा नहीं होता। सीरीज है, हो सकता है अगली सीरीज में वो फ्लॉप हो जाए। इनको कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए, कई मरतबा देखना चाहिए। तो उसका आसान हल ये है कि पाकिस्तान कम से कम 2 टीमें बनाए। एक सीनियर टीम होनी चाहिए और पाकिस्तान ए टीम होनी चाहिए। जिन लड़कों के नाम लिए ना, आप अगर समझते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, साइम हो, वटेवर और दूसरे लड़के हो, एहसान वहसान जितने भी हैं, इन सबको आप ए टीम में डालें। इनको कॉन्स्टेंटली ट्रिप्स कराते रहिए, टूर कराते रहिए। आप इंग्लैंड भेजिए इनको, ऑस्ट्रेलिया भेजिए इनको, श्रीलंका भेजिए इनको, बांग्लादेश भेजिए। ठीक है, ये लड़के परफॉर्म करते रहे, परफॉर्म वहां पर जाके आपको लेवल का पता लगेगा। अगर ए टीम में से अगर आपको 2 लड़के अच्छे निकल के आ रहे हैं तो पाकिस्तान टीम में अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो वहां से आपको मिलने चाहिए। सीरीज की बुनियाद के ऊपर हम मुज़ाकरा शुरू कर देते हैं, सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया उसको पाकिस्तान में जगह देनी चाहिए, या सरफराज ने माजी में अच्छा किया तो तजर्बे की बुनियाद के ऊपर उसको जगह देनी नहीं। करंट सिचुएशन के परफॉर्मेंस देख के, प्रीवियस वो जो आपको मैंने बताया ना कि लैपटॉप लेके बैठा होता है, उसको रैकेट चेक करना चाहिए। और ये रैकेट ऐसे नहीं होते कि एक प्लेयर ने अगर किसी मैच में जो है 45 रन बना लिए, वो ये भी कैलकुलेशन होगी कि कितनी बॉल्स के ऊपर और कितने उसको लाइफ्स मिली हैं। 2 दफा अगर उसके कैच ड्रॉप हुए तो कितनी दफा हुए, 3 इनिंग्स काउंट होंगी फिर उसकी। वो आप ये कैलकुलेशन होती है। हम तो ये कहते हैं ना कि उसने 45 रन बना लिए या 55 रन बना लिए, 19 सेंचुरी बनाई, लेकिन उसको देखें ये भी तो कि 2 मरतबा उसको चांस भी तो मिले, 2 दफा ड्रॉप भी तो हुआ। वो इसका मतलब उसने 3 इनिंग्स में 45 या 50 रन बनाए। तो ये कैलकुलेशन होती है और ऑन पेपर अलग चीज होती है और ये जो लैपटॉप के ऊपर बैठ के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो अलग होती है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो कोच होता है वो सही मायनों में टीम बनाता है। तो मैं एक मरतबा फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की 2 टीमें होनी चाहिए, पाकिस्तान ए और पाकिस्तान सीनियर। अगर सीनियर में कोई रिप्लेस चाहिए तो आपको ए से मिलेगा। तो इंशाल्लाह सबसे कबल पाकिस्तानी टीम के दरमियान, दोनों पाकिस्तान ए और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैचेस का भी इनेकाद का खबरें आ रही हैं। हो सकता है ये मैचेस भी हो जाएं तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी उनमें के वे अगर प्लेयर अच्छे निकल जाते तो एक अच्छी बात हो जाएगी। 1 से 2 प्लेयर्स मैं जिक्र कर रहा था स्कॉट के हवाले से, तो बड़ा कंपटीशन अगर हम देखें तो स्पिनर्स के हवाले से, क्योंकि एशियन विकेटों पे मैचेस हैं और वहाँ पर इंडिया में स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करता दिखाई देता है विकेट। अम्माद वसीम को कहाँ देख रहे हैं आप इस स्कॉट के अंदर? अम्माद वसीम जो है कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले परफॉर्मेंस की बात की थी, तो इस वक्त अगर देख रहे हैं तो करंटली अम्माद वसीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस उसका रिकॉर्ड अगर देखें तो वो अच्छा रहा है, परफॉर्म किया उसने, और किन वजूहत के ऊपर नहीं खिलाया गया उसको सबको पता है ये बात। मतलब ये कि डंगे की चोट पे लोग कहते हैं, लेकिन
आपने अगर स्पिनर्स की बात की तो बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो है एक तरीके से फुकदान है स्पिन बॉलिंग का। पाकिस्तान के पास वो कैलिबर का स्पिनर मौजूद ही नहीं है जो पाकिस्तान मशहूर होता था। अगर पाकिस्तान की तारीख में देखें तो ऐसे ऐसे स्पिनर्स आए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप मैचेस जीता करते थे। जरूर ये कतई कलामी आपकी बात की, क्योंकि आपने स्पिनर्स की बात कह दी, क्योंकि अब हमारे पास शायद जीनियन स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम देखते थे माजी में हमारे पास अगर कोई स्पिनर्स होता था वो 5 विकेटें 4 विकेटें मेन किरदार अदा करता था मैचेस जिताने में। लेकिन अब हम शायद बैटिंग ऑलराउंडर स्पिनर्स की तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो हो गई, और जो स्पिनर्स आ रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश यही होती हुई दिखाई दे रही है कि वो कुछ बैटिंग में परफॉर्म करे तो टीम का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। उस जमाने में अगर टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट और वनडे ज़्यादा होते थे तो हमारे लड़के जो है फोकस किया करते थे अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर। अगर बैटर है तो बैटिंग किया करता था, फास्ट बॉलर है तो सिर्फ वो फास्ट बॉलिंग पर ही फोकस करता था। अगर आपको याद होगा एक ज़माने में इमरान खान की अगर हम बात करें, बॉलर थे बड़े पाई के, ठीक है, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आते तो फ्लॉप हो जाते थे, डाउन हो जाते थे। इकबाल कासिम बड़े पाए के स्पिनर थे, लेकिन जब बैटिंग करने आए तो पता लगा चले जाएंगे ये। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। वो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट है, वो अपनी फील्ड में काम कर लेते हैं। अब जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है, कमर्शियल हो गई है। अब स्पिनर्स का दौर ऑलराउंडर्स का दौर आ रहा है, ठीक है ना। चाहे वो बॉलर, अब फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी की एग्जांपल ले रहे हैं, वो खुद ऊपर बैटिंग नंबरों पे करना चाहता है। अब आप देखिए कल का पता नहीं कि वो ओपन करना शुरू कर दे, बॉलिंग में भी जब अटैक करे और यहाँ पर भी ओपन करे। तो जमाना बदल गया, ऑलराउंडर का फोकस ज्यादा है। जब आप दूसरी चीजें होती है ना, एक मिसाल के तौर पे एक मोबाइल है, मोबाइल में 10 चीजें अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर मोबाइल को सिर्फ मोबाइल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स का भी यही मामला है कि वो स्पिनर मेहनत करने के बजाय जैसे वो बैटिंग के ऊपर भी मेहनत करता है, क्योंकि उसने आगे चल के अपने आप को PSL खेलना है या कमर्शियल क्रिकेट में जाना है, तो उसका फोकस कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से यही वजह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त स्टैंडर्ड का कोई स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। जावेद इकबाल बेटे, क्या कितना इत्तेफाक कर रहे हैं आप जुबैर नज़ीर की इस बात से? मैं तकरीबन 80% इत्तेफाक कर रहा हूँ, क्योंकि जेन्युइन स्पिनर तो आ ही नहीं रहे ना हमारे पास। अभी हमारा तकिया सिर्फ उन्हीं गिने चुने स्पिनर्स पर ही है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। अबरार अहमद है, वो है जेन्युइन स्पिनर है, मिस्ट्री बॉलर है, उसको ये खिला नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि वर्ल्ड कप का वो हिस्सा हो। अब जितने भी हमारे पास उसके अलावा स्पिनर, हर कोई चाह रहा है कि मैं ऑलराउंडर हूँ। वो कह रहा है कि मैं स्पिनर के साथ बॉलिंग भी करूँ, 50 रन भी बनाऊं और 3-4 आउट भी करके दूं। तो यही जब 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं ना, जैसे सर ने मिसाल दी मोबाइल की, इसी तरीके से 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं तो अपनी लैंड और लेंथ वो बॉलिंग में भी गंवा बैठते हैं, बैटिंग तो उनका शोभा ही नहीं है, उसमें कोशिश करते हैं कि भाई मैं भी छक्के मारने लग दूं। तो यही वजह है कि अब हमारे पास जो है जेन्युइन स्पिनर आ ही नहीं रहे, कहीं से स्पिनर नहीं आ रहे। सिर्फ ले देकर आपके पास उसामा मीर है, आपके पास नवाज है, शादाब है, बस या वो अबरार आ गया, बस आप गिनते रहे, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हमारी क्रिकेट, और तो कोई है नहीं। सामने आ रहे हैं जुबैर नज़ीर साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो कोयटा में नेशनल गेम से का बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो गया। पिछले जितने दिनों में भी मुकाबले हुए, पाकिस्तान आर्मी अब तक इस इवेंट के अंदर अपना जो है फोकस करता दिखाई। तमाम ही टाइटल तकरीबन 100 से ज़्यादा 100 मेडल्स अब तक उन्होंने जीत लिए हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस इवेंट्स के अंदर अपनी बालादस्ती कायम की है अब तक वो नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इसमें सूबे की टीमें भी शिरकत कर रही हैं, लेकिन इस सूबे की टीमों ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर हम देखें तो बहुत से यहाँ पर मसाइल भी हमें दरपेश रहे, ख़ासकर सूबे की टीमों के हवाले से। इस टूर्नामेंट को ओवरऑल, इस इवेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी बात यह है कि नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है। 34वें गेम्स हैं ये, और पाकिस्तान के कौमी गेम्स होते हैं। ज़ाहिर है कि पूरी पाकिस्तान की जो भी खेलों से वाबस्ता होते हैं, इदारे होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका क्रेडिट जो है ना कोयटा में, ज़ाहिर है कि कोयटा बड़े अरसे से इस बात का मुंतज़िर था कि उसको इस मेज़बानी के जो है वो मिलें, और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना
कोर कमांडर को जाता है। वहाँ के जो कोर कमांडर आसिफ गफूर साहब जो कि DGI SPR भी रहे, उनका पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और वो चाहते थे कि जो एक इमेज बना हुआ था बलूचिस्तान के हवाले से उसको जो है सॉफ्ट इमेज में जो है कन्वर्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोयटा में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है बड़े अमन के साथ और शांति के साथ जो है गेम्स का इनेकाद जारी है और पार्टिसिपेट्स कर रही हैं टीमें। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम गेम्स की बात करें ना, सारे गेम्स की, पाकिस्तान में 2 ही इदारे हैं स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें, पाकिस्तान नेवी, अपना पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा। ये 2 इदारे हैं जिनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कायम और दायम है। और यही वजह कि इस वक्त आप देखें तो क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो डिफेंडिंग चैंपियन है नेशनल गेम्स की, और अब तक उन्होंने 105 मेडल्स जो है जीत चुके हैं वो, और मेरा ख्याल है आज मजीद कुछ मेडल्स आएंगे इनके पास, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। कल जो है नेवी ऊपर आ गई थी, 2nd प्लेस के ऊपर आ गई थी और वापडा 3rd पे चली गई थी। तो आज वापडा 2nd के ऊपर आ गई और नेवी 3rd पे चली गई। तो लेकिन डोमिनेट जो कर रही है पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पाकिस्तान आर्मी का मसला यह है कि, मसला तो नहीं बल्कि अच्छा ही है कि पाकिस्तान आर्मी क्योंकि जाहिर है कि फोर्सेज हैं वहाँ पर जो है उनके खिलाड़ी जो है साल के 12 महीने खेलों में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करती है ना तो वो कंटिन्यूली प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, उसके अंदर उनके प्लेयर्स जो डोमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, रग्बी हो, अब तो रग्बी में भी वो ऊपर आ गए हैं, शूटिंग में बड़ा टॉप के ऊपर है, शूटिंग में, और रोइंग में देखिए आप वो बड़ा ऊपर है। तो आर्मी जाहिर है क्योंकि कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स करते रहते हैं। सूबो के हवाले से क्या कहेंगे? किसके? सूबो की टीमों के हवाले से। हाँ, सूबो पे आता हूँ मैं। सूबो का मामला ये हुआ, अगर हम सिंध की एग्जाम्पल लें तो मैं गेम शुरू होने से 3 दिन पहले तक तो यहाँ पर टीमें नहीं बन पाई थी। टीमें पकड़ धकड़ करके टीम बनाई गई। फुटबॉल की टीम जो है 2 दिन पहले बनाई गई, पहले तो इंक्लूड ही नहीं थी गेम्स के अंदर। बड़ी काविशें की गई। अरबाब लुत्फुल्लाह जो कि एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी काविशें की। तो उसकी वजह से, पर्सनल एफर्ट की वजह से जो है फुटबॉल को सिंध की टीम में शामिल किया गया। जुबैर नज़ीर साहब, इस पे किसी और प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे नेशनल गेम्स के हवाले से। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।